सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, अभी आपने फोन किया था सर अभी नहीं, सुबह किए थे सर। बताइए। सर बंधु पशु वैक्सीनेटर सहायक फाउंडेशन से अमन शर्मा बात कर रहा हूँ सर, जो सुबह सर कहाँ से? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। हाँ हाँ। जो वही सर फोन किए थे इसलिए कि जो कर्मचारी हैं पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेटर और सहायक राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत, हाँ, तो इस संदर्भ में सर हम लोगों की नौकरी सर, जैसे हम लोग 3 रुपए से वेतन सैलरी मानदेय के तौर पे मिलता है, तो क्या हम लोग परमानेंट हो सकते हैं अगर इसके लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाए? नहीं, नंबर किसने दिया आपको? सर नंबर किसी ने नहीं सर, गूगल से लिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो आप उसमें देखिए, अभी तो इस समय तो कोर्टों की हालत बहुत खराब चल रही है, लेकिन अगर आप उसमें मानदेय पे कितने दिन से है? सर मानदेय पे हम लोग मतलब कि 1 साल हो गया है और हाँ। अभी तक मानदेय मिला नहीं। जैसे जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया उसको तो मिल जाना चाहिए। तो जब वो मिल जाएगा तो फिर कम, और जब वो कुछ मिलने लगे तब तो फिर कम और ज्यादा के लिए बात किया जाए या परमानेंट करने के लिए बात किया जाए। तो क्या वही नहीं मिला है अभी? सर वो भी नहीं मिला है, और वो कुछ 3 रुपए तो सर कुछ है भी नहीं आज के महंगाई के दौर में। हाँ हाँ जी। तो उसके लिए शासन में आप लोगों ने कोई चिट्ठी पत्री की है? सर शासन को कैसे कैसे कि कहाँ से कैसे क्या भेजे सर, कोई जानकारी ही नहीं है कि शासन को। जिस विभाग से आप संबद्ध हैं जी, उसी विभाग के निदेशक को, हाँ हाँ, डायरेक्टर जो होते हैं उनको, पशुपालन विभाग के डायरेक्टर होते हैं ना, हाँ हाँ, तो उनको एक चिट्ठी सब लोग सामूहिक रूप से बना के दीजिए इस विषय पर। जी। और उसके अलावा जिला में जो बैठते हैं, जिला में जो अधिकारी से संबंध में हो, CCB और चीफ वेटनरी अफसर, हाँ, चीफ वेटनरी अफसर को भी दीजिए उसकी कॉपी। जी, हार्ड कॉपी। और हो सके तो पहले चीफ वेटनरी अफसर से बैठ करके आप लोग बात कर लीजिए। क्या बैठे हैं कभी उनके साथ? नो, नहीं सर, नहीं सर, कोई वार्ता नहीं की है सर, उनसे कोई वार्ता नहीं करता। पहले उनसे वार्ता करिए और एक रिप्रेजेंटेशन उनको दीजिए इस विषय का पूरा। हाँ, और इसकी प्रति जो है आगे भी आप बढ़ाइए, या वो खुद अपने स्तर से आगे बढ़ा दें जी, इस पे विचार करने के लिए। ठीक है। अभी कल डीएम साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अपने लेटर हेड पैड पे आपको जो भी परेशानी हो लिख करके हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, और हम श्रम विभाग मंत्रालय को भी भेज दिए थे, तो वहाँ से हार्ड कॉपी चली गई है पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश को। हाँ, तो वही आजकल जो है ऑनलाइन ही चल रहा है व्हाट्सएप पे। तो अगर डीएम साहब ने कर दिया तो डीएम साहब को भेज दीजिए, उस संबंधित विभाग से आख्या मांग लेंगे और अपने वेटनरी अफसर को भी भेज दीजिए। सर कल हमने वेटनरी अफसर को भी भेजा है, और कल डीएम साहब प्रतापगढ़ से जो है नीतीश बंसल, डॉक्टर नीतीश बंसल जी हैं, हाँ, डीएम, उनको भी भेजा था। तो अभी तो सिर्फ उनके व्हाट्सएप पे भेजे थे, तो जब कह दिए हैं भेज दीजिए, तो अब भेज दिए हैं, तो क्या उस संबंध में बार बार बात करें? नहीं, ठीक है, ऐसा है। अभी आपने भेजा तो आपके मोबाइल पे कोई रिप्लाई आया? नहीं सर, अभी तो कोई रिप्लाई नहीं आया था, बल्कि श्रम विभाग मंत्रालय से आ गया था। हाँ, वो प्रतापगढ़ को जो है किए थे, और कहते कि मैं प्रयागराज को भी भेज रहा हूँ संबंधित विभाग को। हाँ, और वहाँ से कॉल आएगी और आपको जो है आप अपनी बातों को बताइएगा। फिर श्रम विभाग प्रतापगढ़ जो किए थे, हमको कॉल किए थे, वो बोले थे भैया जी हमारे तरफ से जितना हमारा रोल है हम आप सबके लिए एकदम अच्छे से अपना रोल अदा कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे विभाग से जो भी करना है आउटलुक सरकार को करना है। हाँ, हमको तो कुछ करना नहीं है। और यदि हो सकता है तो आप लोग कोर्ट जाइए। हाँ। उन्होंने इस बात को कहा था। तो सर कोर्ट जाने के लिए सर कोर्ट को भी तो सर बेस चाहिए, बिना बेस के कोर्ट थोड़ी ना। क्या आप जैसे आपने रिप्रेजेंटेशन भेज दिया सबको, ठीक है? हाँ, जी, आप रिप्रेजेंटेशन भेज दिया, उसका थोड़ा इंतजार करिए। और उसकी कॉपी आपके पास है कोई रिसीविंग? जी सर, हाँ, सभी की रिसीविंग तो सर सभी की है। सबकी रिसीविंग है, रजिस्टर्ड भेजा होगा?
नहीं सर, देखिए वो जो श्रम विभाग मंत्रालय को गया है, वो भाई ईमेल से वहां से सचिव जो है सचिव उसका श्रम विभाग मंत्रालय का, हाँ, उसके सचिव साहब ने ईमेल से बाई पोस्ट किया, वो हमारे ईमेल पे रिसीविंग आ गई है उसकी। और बस वही सब निकाल के रिसीविंग और जो रिप्रेजेंटेशन आपने भेजा है वो सारी चीजें अपने पास रखिए। कब आपका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था, आप लोगों को कैसे काम मिला था, वो सारी चीजें, ठीक है। इसमें कोई उसका वो भी होगा ना, जियो जैसे आप किसके तहत, किस कार्यक्रम के तहत आपको राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इनाप पोर्टल पे फीडिंग होती है, जैसे पशुओं में टैगिंग और वैक्सीनेशन। हाँ, तो वो उस समय जो हुआ था वो उसको सरकार ने किस उसको माना था, मतलब इसको अस्थायी पद माना था, अस्थायी माना था? सर ये अस्थायी पद माने थे, तभी तो 3 रुपए मासिक वेतन प्रति वैक्सीनेशन का चार्ज मिल रहा था सर, हमारे हिसाब से। तो हाँ, तो अब वो माना गया था। उसके बाद में सरकार ने कोई नया नियम ऐसा लाया नहीं है, लाया उसके बाद अब सचिव ने एक उसका भेजा था, हमने एक वीडियो दिया था अपना, मतलब संगठन के तरफ से। तो सचिव उत्तर पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश के सचिव साहब ने जो 3 रुपए था उसको बढ़ा करके 10 रुपए कर दिया था प्रति वैक्सीनेशन। ठीक है, तो 3 से 10 बढ़ा दिया, ठीक है। तो वो जो बड़ा है, जिस आज जियो का कोई ऑर्डर हुआ होगा ना, गवर्नमेंट ऑर्डर, जी, तो उसी के अनुसार ये बढ़ा, ठीक है, बढ़ा दिया। फिर आगे अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सर आगे ये चाहते हैं कि हम लोग परमानेंट हो जाएं और हम लोगों को मासिक वेतन मिले, और यही हम लोगों के लिए बड़ी खुशी होगी। हाँ, तो परमानेंट पद बनाए जाए, क्योंकि परमानेंट कार्य आपसे लिए जा रहे हैं, ये कहने का मतलब आपका है। सर जी, क्योंकि जब दोबारा वैक्सीनेशन का कार्य आएगा तो उसको हम ही लोग तो करेंगे, दूसरा तो करेगा नहीं बंदा। हाँ, और अगर तो ये नहीं तो ये तो सीजनल एक तरह से हो गया। जी, सीजनल हो गया, लेकिन भारत सरकार को जब भारत सरकार किसानों के लिए कार्य करती है, कहती है कि मैं राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीनेटर और सहायकों का चयन किया है, तो इसमें एक मेथड ये भी तो बन सकता है सर कि जैसे कि हमारा जो हुआ है अपॉइंटमेंट, कि हम जितने वैक्सीनेशन है, तो जितने भी वैक्सीनेशन हो पशुपालन विभाग के, चाहे वो HS के हों, गला घोटू के हों, या PPR के हों, चाहे बकरियों को हो, चाहे भेड़ों को हो, चाहे सुअर को हो, उसका अधिकार जो है वैक्सीनेटरों को दे दिया जाए और उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी निर्धारित कर दी जाए। और इसी आधार पे वो परमानेंट हो सकते हैं। ये हमारा विचार है, क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन हर चीज अपने विचार से तो नहीं होता ना। क्या शुभ नाम आपका है? मेरा नाम सर अमन शर्मा है। अमन शर्मा, ठीक है जी। तो देखिए, अब आप तो लिखा पढ़ी तो बहुत कर लिए हैं इस तरह से, और इसका थोड़ा सा वेट करिए। अब इस समय तो कोरोना काल में हर चीज ऑनलाइन ही खाली हो रहा है। जी सर, ये मैटर आपका ऐसा नहीं है कि इस बीच से हड़बड़ाहट में हो। नहीं सर, नहीं। अब ये इत्मीनान वाला काम है आपका, बस इसमें है कि इसको कायदे से आप सारे पेपर्स कलेक्ट रखिए। अपॉइंटमेंट कैसे हुआ आपका, कैसे क्या क्या जियो बीच पे से संबंधित सारे पेपर्स तो आपके पास होंगे ही। अभी रिप्रेजेंटेशन जो आपने दिया है उसकी कॉपी, किसको भेजा, उसकी रिसीविंग, ये सब रखे रहिए और कुछ दिन वेट करिए। पहले तो ये कोरोना से मुक्ति मिले। सर जीवन रहेगा तो मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। घर में रहिए, मास्क, हाँ बस वही बात, मास्क का भी प्रयोग मत करिए सर। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन जब व्यक्ति छोड़ लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है, तो वही जब मास्क का प्रयोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ग्रहण कर लेते हैं, तो इससे जो है व्यक्तियों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उनका जीना दुर्लभ हो जाता है। तो सर इस कड़ी में सर हमारा तो कुछ सहयोग हो सकता है कोर्ट से? नहीं, देखिए, इस कड़ी में जो आपने किया है, जितने भी वो है, इसमें कोर्ट में जाएगा। कोर्ट फिर आप काउंटर मंगाएगी विभाग से, विभाग को बताएगी कि भाई आपने, तो फिर विभाग उसका जवाब देगा। इसलिए अभी अगर उसके जवाब कुछ आ जाते हैं विभाग से, या गवर्नमेंट इस पर कोई विचार करती है, तो फिर उसका उस संबंधित मंत्रालय से भी, आप मंत्री से भी मिलिए, हैं जी। तो ये सारी कार्यक्रम जो है, आप चूंकि उसमें नेता है तो उसमें आप ये सब कर सकते हैं, सबसे मिलकर सलाह करके। हम बताएं, हम ऐसे अध्यक्ष हैं, अभी आपको बताएं, ये हमारा कंपनी सेक्शन 8 NGO के तहत लाइसेंस हो गया भारत सरकार मंत्रालय से।
हाँ। और मेमोरेंडम में पूरा लिखा हुआ है बाइलाज में। और लेकिन यही है कि अब मंत्री से मुलाकात करने के लिए हम एक बार लक्ष्मी नारायण वाजपेयी जी को कॉल किया था, तो उन्होंने कहा था कि सर जैसे कि सैलरी तो आप लोगों को मिल ही जाएगी, सैलरी का मानदेय मिल जाएगी। हमने कहा सर मुलाकात करना चाहते हैं, नियमितीकरण चाहते हैं, तो कहें वो भी हो जाएगा। फिर अब मंत्री हैं, सूबे के मंत्री हैं, कोई हमारे घर के वो तो है नहीं, मंत्री की पावर तो मंत्री जैसे होती है। तो फिर हमने फिर फोन काट दिए थे, तो फिर अब रख दिए थे। तो इस कंडीशन में सर हमारा कुछ मतलब कानूनी प्रक्रिया में हमारा पावर कुछ मजबूत है सर? देखिए, मजबूत यही है कि सरकार को जो आपको मिल रहा है उसमें बढ़ाने के लिए या इस तरह के कोई कार्यक्रम जारी हुए हों और उनको नियमित कर दिया गया हो, इस तरह का कोई आपके पास हवाला हो, कोई जियो हो या कोई ऐसे सर्विस से संबंधित कोई पेपर हो किसी का कि किसी का ऐसा हुआ है सर। अभी तो नहीं सर, भी फायदा मिलेगा। बिहार वाले शायद हाई कोर्ट जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, हो सकता है हाई कोर्ट बिहार वाले इलाहाबाद ही आए। इलाहाबाद कैसे आएंगे बिहार वाले? अच्छा, बिहार वाले बिहार के वहाँ पटना जाएंगे, हाई कोर्ट में रहेंगे। हाँ ठीक है, तो बिहार हाई कोर्ट वो लोग जाने वाले थे, तो उनका कोई पेपर वगैरह जब मिले, कोई साक्ष्य तो कुछ पता चले। और अभी तो उनका मुकदमा दायर होने की ही मंजूरी नहीं हो पाई है। हाँ, वो तो अलग बात है, मुकदमा दायर करने की मंजूरी थोड़ी ली जाती है, उसमें तो सारे पेपर आप लगा के कोई भी मुकदमा कर सकता है। जी जी, तो अगर उनका हो जाता है तो अगर इस तरीके से, लेकिन ये पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के जो है ये भारत के 28 राज्यों में है। हाँ, ये अकेले केवल उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। नहीं तो और भी राज्यों में कुछ हुआ है सर? अब और किसी राज्य के जो है वैक्सीनेटर या वो सब तो सर हम ही से बात करते रहते हैं कि आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर। जब तक हमको कोई बेस नहीं मिलेगा कि जैसे लखनऊ जाना है तो लखनऊ में किसके पास जाना है, कहाँ जाना है, क्या बात करना है, तब तक हम क्या किसी को झूठी आश्वासन तो थोड़े दे नहीं सकते। नहीं तो देखिए, अब कायदे से आप जितना भी दौड़ेंगे सब तरह से अधिकारी या मंत्री सब इधर उधर ऐसे आपको पढ़ाते रहेंगे और आपकी बात कुछ कहेंगे, हाँ ठीक है आश्वासन देते रहेंगे, चलता रहेगा। इसमें देखिए, आप ये सब खत्म हो जाए उसके बाद में आप सारे पेपर्स कलेक्ट रखिए। और मैं इस समय लखनऊ में ही हूँ जी, तो लखनऊ हाई कोर्ट में आपका प्रतापगढ़ का मामला आएगा। प्रतापगढ़ से आप एक PIL करिए जी अपने बिहाफ पे, ठीक है जी। और PIL में सारी चीजें जो है डाल कर किया जाएगा। इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि काफी लोग इसमें हैं सर। पूरे उत्तर प्रदेश से 86,000 वैक्सीनेटर हैं। हाँ, तो पूरे प्रदेश का मामला है, तो ये आप लखनऊ में भी कर सकते हैं, इलाहाबाद में भी कर सकते हैं। बेस्ट लखनऊ होगा इसलिए क्योंकि लखनऊ की बेंचेज जो है काफी अच्छी है। तो आपने साइट पे देखा होगा तो हमारा इलाहाबाद दिखा रहा होगा। जी 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 सर। हाँ, तो इलाहाबाद दिखा रहा है, लेकिन मैं इलाहाबाद से अब इस समय लखनऊ में ही शिफ्ट हो गया हूँ 2016 से जी, ठीक है। वहाँ काफी दिनों की प्रैक्टिस के बाद फिर वहाँ भी जो मेंटर रहते हैं वहाँ जूनियर्स हैं हमारे जी, तो वो अपना उनसे कराते रहते हैं और बीच में चले जाते हैं। अच्छा सर, इसमें कुल लगभग खर्च कितना आ जाएगा? अरे फिर खर्च की बात आप करने लगे, खर्च की कौन सी, आप तो जानते ही हैं हाई कोर्ट आने का खर्च क्या होता है। सर एप्लीकेशन फाइल करेंगे आप लोग तो मतलब वही है, वो कोई आपके पास तो बहुत बड़ी आय तो है नहीं बड़ी इनकम है आपकी जी सर। ये तो एक आप PIL फाइल करेंगे तो सारी चीजें आएंगी, और या PIL या रिट का मतलब हो जाता है कि पर्सनली इन्वॉल्व होना, सब पर्सनल ही रहे। लेकिन ये मामला जो पूरे प्रदेश में चल रहा है तो PIL होगा। हाँ, इसमें कुछ लोग जैसे आपके साथ बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे तो सब लोगों से तो अपना थोड़ा थोड़ा पैसा ले लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए अपने पास। देखिए सर, सभी को अपने जेब से ही देना है, किसी को कुछ कहीं से मिलना नहीं है। तो हम उस आधार से आप हमको एक खर्च बता दीजिए, तो हम उस PIL करने तक का तो उस हिसाब से 10-10 रुपए 100-100 रुपए जितना भी चार्जेस इकट्ठा हो तो उस हिसाब से सभी से बातचीत करें, लेना शुरू करें, एक अकाउंट में संस्था के जमा करें। और फिर जैसे जब मजा तब आता है कि कोई काम पैसे के बगैर, पैसे के बिना ना रुके।
देखिए, पैसे के बगैर ये होता है कि जैसे इसमें एक आदमी का तो है नहीं, एक आदमी को देना नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं आपके साथ, अब उसमें भी तमाम ऐसे लोग होंगे, अरे भाई हम नहीं करेंगे, अब आप जाइए करिए, अब देखा जाएगा। लेकिन जब आप करा लेंगे तो सब लाभान्वित होंगे, उसमें संबंधित सारे लोग लाभान्वित होंगे। जो बस इतना रहेगा, जो लोग कोर्ट आए रहेंगे उनको ये फायदा मिल जाएगा, और जो लोग कोर्ट में नहीं अपना उनका नाम नहीं रहेगा उनको फिर से परेशानी उठानी पड़ेगी, फिर से दाखिल करना पड़ेगा, और फिर कोर्ट दे कि ना दे, फिर कोर्ट कह सकती है कि भाई पहले आप आए नहीं, अब बाद में आ रहे हैं। तो ये बात वो समझ ना पाए, आज बात समझ में भले ना आए, लेकिन आगे चल के ये चीज हो सकता है। तो इसके दाखिले के लिए और उस करने के लिए सामान्य रूप से देखिए, मेन चीज है कि खर्चे बर्चे जो उसमें लगते हैं वो तो लगेंगे ही। उसके अलावा बात फीस की रही, फीस के लिए अब आप लोगों का मैटर इस तरह का है कि ये मैटर तो फीस काफी अच्छा मतलब इसमें मिल सकता है, लेकिन अब आप लोग जब देंगे तभी मिलेगा। जब अब आप लोगों के पास है ही नहीं है पैसा सर। आप हमारे हक की लड़ाई के लिए सर आप लड़िए। आपको कहीं ना कहीं से अगर हम लोगों का मान लीजिए परमानेंट हो जाएगा तो 4 लग जाएगा। यदि नहीं होता है तो कम से कम PIL में तो दोनों मेथड जाएगा कि सैलरी भी बढ़ाई जाए, मानदेय बढ़ाया जाए। वही बात तो कहीं ना कहीं से मानदेय तो बढ़ जाएगा भाई। प्रेयर में प्रेयर में तो रहेगा ही कुछ, 10 रुपया कुछ नहीं है, और इससे बढ़ा दिया जाए तो उसमें जो है आपका मानदेय बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए वो परमानेंट नहीं कर पाते हैं या अस्थायी पद नहीं इसके लिए गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है, तो टेम्परेरी में ही या डेली उसमें करके और उसका पैसा बढ़ा देगी। तो कुछ तो लाभ मिलेगा ही, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। सर कोर्ट जाने से कुल मिलाकर के लाभ दोनों तरफ से है कि यदि आप पहली चीज तो परमानेंट होने के, जैसे तोप के लिए जो है लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो तोप की लाइसेंस नहीं मिलेगी तो बंदूक की तो मिल ही जाएगी। तो सर इसमें लगभग कुल हमारा PIL से लेकर के आपकी फीस तक का जो है पूरा मामला क्लियर होने तक का तो कोई बात हो ही नहीं सकती सर। नहीं, ये मामला क्लियर का कोई ऐसा तो है नहीं कि आप जो है परमानेंट जॉब में। ये तो एक आप लोगों को एक टेस्टिंग करनी है कि नहीं क्या कर हो सकता है, और कितना ज्यादा कोर्ट में आने पे विभाग में जाने के बाद में फिर सीधे डायरेक्टर को और सबको जो है नोटिस होगी, और जब सबको नोटिस होगी सब लोग आएंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे, काउंटर आएगा, काउंटर लगाएंगे, काउंटर के बाद रिजॉइंडर होगा, रिजॉइंडर के बाद में उस पर कई बार बहस करना पड़ेगा ना। ये ऐसे नहीं है कि आप मामला एक दिन वाला है। जी जैसे एक होता है ना मैटर कि आप खड़े हुए तुरंत जो है नोट हो गया आपका मामला फाइनली डिसाइड, ठीक है जी। तो उसमें फाइनली डिसाइड अगर हो गया तो चलिए कोई ज्यादा वो नहीं होता है मेहनत, एक बार किया और एक बार बहस में निपट गया मामला। और जब मामला काउंटर के लिए हो जाता है तो फिर वो लटकता रहता है, तो जब तक पेंडिंग रहता है तब तक देखना पड़ता है। और कचहरी जैसे तो यहाँ रहता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे यहाँ हर पेशी पे फीस कोई लेता है। यहाँ तो जो होता है इकट्ठे हो जाता है, उसके बाद में फाइनल हियरिंग का फिर रहता है। तो एक एडमिशन स्टेज का एक फाइनल हियरिंग का 2 स्टेज होती है, और स्टेज जो है यहाँ फाइनल हियरिंग की पोजीशन तब आती है जब कुछ लगता है कि यहाँ कुछ अच्छा है, कुछ रस होने वाला है। तो अगर कुछ होगा तो फिर निश्चित रूप से लाभ तो मिलना ही मिलना है इसमें जी। लेकिन अब इसके लिए आप अपने स्तर से अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि पैसा तो खर्च होगा ही। अगर नहीं खर्च करेंगे तो फिर वैसे उल्टा सीधा हो जाएगा, बाकी तमाम वकील ऐसे पड़े हुए हैं। फिर आप टहलते रहिए, कुछ हो नहीं पाएगा। बस बाकी लोग ऐसे बहुत से हैं फाइल कर देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सर ये PIL से लेकर के जो दोनों मेथड से बता रहे हैं, इसमें सर कम से कम कितना खर्चा आ सकता है सर? आप थोड़ा सा एक वो बता दीजिए आइडिया। हम क्या बताएं सर? सर देखिए हम लोग अभी आपके तो हमने आपको कॉल किया है, तो इस आधार पे सर आप हमको कम से कम हो जितना हो सके हम लोगों का काम बन जाए, उस आधार पे सर आप अपना पूरा जो है कार्य करने की बात बताइए। तो हम उस हिसाब से सभी से बात करें। अगर सभी लोग कहें हाँ इस बात से हम मन सहमति हैं तो हम आगे फिर बात करते हैं कोरोना काल खत्म हो जाने के बाद। और यदि अब
आप बात करना क्या, आप खाली हमको वो करने के लिए नहीं, मतलब देखिए मैं 1 लाख फीस लेता हूँ, ठीक है जी और प्लस खर्चे उससे जो भी होते हैं अलग से, ठीक है ऐसे मैटर में। जी। तो अब उसके बाद में आपका क्या व्यू है आप देख लीजिए। बाकी जो इसमें तो ये कैंडिडेट का मामला नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो सर आपका फीस एक ही बार लगना रहता है कि 2 बार? नहीं नहीं, देखिए ये तो है कि जैसे एक बार ये एडमिशन का फीस है कि एडमिशन हो गया आपका और वो अगर तुरंत ही फाइनल हो गया तो खत्म हो गया आपका मामला। अगर फाइनल हियरिंग की स्टेज आएगी तो फाइनल हियरिंग पे जैसे मान लीजिए फाइनल हियरिंग में हो गया साल भर 2 साल लग गया तो लगातार केस लगते रहते हैं, तो बीच में तो कुछ नहीं आपको देना है। जब फाइनल हियरिंग होगा तो फिर देखा जाएगा जो पोजीशन बनेगी आपके केस की। सर फाइनल हियरिंग का कितना खर्च आता है लगभग? फाइनल हियरिंग में भी फीस वही देनी पड़ेगी बस, बाकी खर्चा क्या है 1 लाख रुपए। हाँ, बाकी काउंटर रिजॉइंडर जो चलता रहेगा वो अपना बीच में काउंटर रिजॉइंडर का जो खर्चा आएगा वो तो आप बीच में आते रहेंगे अपना देते रहेंगे। काउंटर रिजॉइंडर में कितना खर्च आता है लगभग? काउंटर रिजॉइंडर में कौन खर्चा, जितने पेज आप दाखिल करेंगे और वो सब करेंगे सब वही जो क्लरिकल चार्जेस होते हैं वही लगता है। अरे तो सर न्यूमेरिकल चार्जेस में सर 1000, 2000, 5000, 10,000? हाँ नहीं, बस 5000 के अंदर मतलब जैसे पेपर 5000 में तक में हो जाता है पेपर वर्क। हाँ जी जी। क्योंकि देखिए आपके मैटर में ये है कि पेपर वर्क का ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन बहुत सारी चीजें लगानी पड़ेगी। जी जी। तो उतना सारी चीजें लगाने में तो वही, अब वो काउंटर क्या देते हैं, विभाग क्या काउंटर देता है जी, जिसको हम पार्टी बनाएंगे उनके पास नोटिस जाएगी और नोटिस जाने के बाद में वो लगेगा, फिर वहां से जो नोटिस से होगा फाइनल तो उसका जो है वो करना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके जवाब में जो भी खर्चा लगेगा वो तो आपके सामने नहीं सर, आपने सर आपसे बात करके बड़ी खुशी ये मिली कि आप जो भी बताते हैं फाइनल बताते हैं। बस बस वो स्पष्ट चीज है। अब हम कह रहे हैं आपको नहीं, आप ठीक है 50,000 व्यवस्था कर लीजिए, आ जाइए, हम कर देते हैं और उसके बाद जब आप आ जाएं तो उसके बाद में फिर हम कहें नहीं भाई चला जाए तो फिर बता दे 5 लाख और लगेगा तो फिर गाँव तो फिर आप कहें कि नहीं जो है अब ऐसा करिए आप जो है जाके ये इसका व्यवस्था ये फंस गया मामला, अब इतना लगेगा। नहीं सर जैसे इसमें क्या है खर्चे का क्या होता है, जैसे आप जितने लोग होंगे उतने जो है फीस, कोर्ट की फीस जो होती है जितने कैंडिडेट होते हैं उस हिसाब से बढ़ती जाती है जी। हाँ, कोर्ट फीस की 86,000 है तो सर 86,000 का कितना लगेगा कम से कम? अरे 86,000 को यहाँ एक साथ 86,000 थोड़ी करेंगे, 86,000 को आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। जी जी, बात समझने की कोशिश करिए। आपके पास कितने लोग हैं? सर इस टाइम सर हमारे पास उत्तर प्रदेश से सर लगभग 2000 लोग हैं, मतलब हाँ 1200-1300 हमारे उस पे है कुटुंब पे, तो 1200-1300 लोग हैं उत्तर प्रदेश। 1200-1300 लोग हैं तो 1200-1300 लोग सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जी। करना तो चाहिए सर, चूंकि सभी के हम बता रहे हैं ना जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उस पर बात किया करिए। आपके आसपास कितने लोग हैं सर आसपास जो तुरंत बुलाने पे कभी भी किसी भी समय आपके पास उपलब्ध हो सके? सर हाँ सर 1000 के एवं में रहेंगे सर। तो 1000 लोगों को मान लीजिए आप इकट्ठा किए, 1000 लोगों का साइन कराना पड़ेगा, 1000 लोगों का सब इकट्ठा वो करना पड़ेगा। इसमें 2 तरीके हैं, या तो फिर आप कुछ लोगों को उसमें डाल करके फिर उसके बाद में बाकी या आदर्श करके या पूरी लिस्ट देंगे तो पूरी जैसे 1000 लोगों का हुआ तो 1000 के लोगों की कोर्ट फीस बढ़ जाएगी जी। उसी हिसाब से तो आया थी। खर्चे का तो आप जो भी लगेगा वो आप अलग देखे रहिएगा उस हिसाब से। अच्छा अच्छा या तो सर ऐसा करते जाएंगे, जब कैंडिडेट हमारे पास बढ़ते जाएंगे तो उनको बता देंगे कि भैया आप मेरे पास बढ़ रहे हैं। हाँ आप देखिए ऐसे नहीं, ये थोड़ी है कि बनिया की दुकान है कि जब आया तब रखना बढ़ाते जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। कोर्ट में क्या होगा, देखिए मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। देखिए आप अगर मेरे पास आते हैं ठीक है जी, तो मैं आपको उस हिसाब से बताता रहूंगा कैसे क्या करना है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग आ गए, कुछ लोगों का मैंने उस हिसाब से कर दिया और पूरे प्रदेश के हिसाब से डाल दिया कितने लोग हैं, ठीक है। अब उतने लोगों के
के लिए फिर नोटिस होगी कि हाँ ये तो अपने आप गवर्नमेंट बताएगी या अधिकारी उसके बताएंगे कितने लोग हैं, तो सारे लोगों का ब्यौरा आ जाएगा। फिर उसके बाद में सारे लोग लिस्टेड होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि हवा में है सब। जी 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 जी। तो उसमें कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों को लेकर के हम इस केस को फाइल कर लेंगे एंड दर्ज कर देंगे, और उसके बाद में जब कोई कार्रवाई या कुछ पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ लग रहा है कि अब ठीक होने वाला है या कुछ मिलने वाला है जी, तो उसके बाद में फिर बाकी लोगों का अपना हो जाएगा जी, उनको भी उसी में ऐड करवा देंगे। जी, समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो आप अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको पहले कोई अपने पॉजिटिव इस संबंध में इससे संबंधित कोई पॉजिटिव ऑर्डर लेना है। तब जब कोई पॉजिटिव ऑर्डर आपको मिल गया, सपोज करिए कि आप 10 लोगों के लिए ही कोई पॉजिटिव ऑर्डर पा गए, तो 10 लोगों का बाकी सब पे एप्लीकेबल होगा जी, और वो तुरंत ही, बस इतना है कि तुरंत उसको सबको करना पड़ेगा। तो सारे लोग जैसे वो हो गया, मान लीजिए रिट फाइल हो गया, रिट फाइल होने के बाद में हो गया, क्लैप हो गया, उसके बाद बाकी लोग भी आते जाए, बाकी लोग को भी उसी में क्लैप करा देंगे, एक साथ डिसीजन हो जाएगा। समझ रहे हैं? जी सर। तो वो सारे रास्ते तो मैं आपको बता दूंगा। अब इतना सारा डिस्कशन करने का चूंकि कोरोना का टाइम है इसलिए मिल गया, नहीं तो बात ही नहीं हो पाती। अरे सर मैं समझ रहा हूँ सर, और हमारा एक व्यक्तिगत मामला है। हाँ बताइए। एक जमीन है 2 बीघा 3 विस्वा प्रतापगढ़ में, इसका मामला दीवानी में चल रहा है। पूरा फर्जी बैनामा करा लिए हैं दूसरे को खड़ा करके। हाँ। तो ये मैटर ऐसे चल रहा है, 20 साल हो गए हैं, हम लोग भी इतना मजबूत नहीं है, बहुत परेशानी है। तो इस कंडीशन में सर अगर लखनऊ हाई कोर्ट अपील करते हैं तो सर कुछ हमारा वो फाइनल हो जाएगा सर? नहीं, आपका देखिए पहले ये बताइए आपका मैटर किस स्टेज पे चल रहा है। जैसे आपके ये पैतृक प्रॉपर्टी है कि रजिस्टर्ड रजिस्ट्री कराया है? नहीं सर, पैतृक प्रॉपर्टी है। ये पूर्वजों की प्रॉपर्टी है और दूसरे लोग फर्जी बैनामा करा लिए हैं। दूसरे लोग फर्जी बैनामा कैसे करा सकते हैं? खतौनी तो आप लोगों के परिवार के नाम से होगा। नहीं सर, हुआ क्या कि पहले खतौनी हम लोगों के नाम से थी, बाबा जी के नाम से, और बाबा जी उसी दरमियान में मर गए। ठीक है। और वो जो फर्जी बैनामा कराया है वो बाबा जी के बहुत खास आदमी में कानूनी प्रक्रिया को सारा कुछ देखता था, जानता था, समझता था। हाँ। और इसके अकॉर्डिंग उसने दूसरे को खड़ा करके, तहसीलदार को सेट करके और लेखपाल को सेट करके जो है फर्जी बैनामा करके खारिज दाखिल करा दिया, खतौनी उसके नाम चली गई। ये बात है। और उसमें वो पकड़ा भी गया है, मतलब कि फोटो जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही कि बाबा जी 3 विश्वास उसको जमीन रास्ता के लिए दिए थे। तो उसमें जो सही है बाबा जी वो है, और जो खरीदा है वो है। हाँ। लेकिन दूसरे में क्या है, जो 2 बीघा 7 विश्वा में उसी के बगल में जो रकबे में फर्जी बैनामा हुआ है, उसमें जो है बाबा जी की फोटो न लगकर दूसरे लोगों की फोटो लगी हुई है। इसी से वो पकड़ा गया है। और वो बाबा जी की खरीदी हुई प्रॉपर्टी थी? खरीदी नहीं सर, वो हमारी पैतृक संपत्ति, पूर्वजों के। तो पूर्वजों की प्रॉपर्टी में वो रजिस्ट्री कर ही नहीं सकते पहली बात जी। पूर्वजों के प्रॉपर्टी में वो कैसे रजिस्ट्री किया, कुछ लिख के देंगे? नहीं, जैसे उन्होंने कह दिया कि बाबा जी ने हमारे आपको बेच दिया है, इस आधार पे। भाई मरे हुए। अरे भाई वही तो कह रहे हैं। ये बताइए मरने के बाद ये रजिस्ट्री हुई है पहले मरने के पहले? जी। और वो भी फर्जी फोटो लगा करके। तो उसको चैलेंज आपने किया तो उसमें क्या चल रहा है सर? को दीवानी में सर मुकदमा चल रहा है। कभी किस स्टेज पे है सर? ये तो नहीं बता पाएंगे आपको हम। जैसे ये होता है ना कि वहाँ पे अगर मुकदमा इन लोगों ने किया होगा, आप लोगों ने, हाँ, तो अब उसमें वो नाम आपके बाबा ने किया है ना, तो पिताजी के नाम आया होगा, आना चाहिए। हाँ, मतलब बाबा जी ने बैनामा किया है, तो जब जैसे जमीन पहले बैनामा हो गई तो उनके मरने के बाद वरासत में वो थोड़ी ना आएगी जो फर्जी। नहीं भाई। हाँ, वरासत में कहाँ आएगी? और उसमें जैसे उन्होंने जो भी पेपर, वो तो पेपर बताएगा ना कि क्या दाखिल किए हैं, क्या किए हैं। जी। ये सारे पेपर्स आप या तो लेके मिलिए जी। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे अगर कोर्ट डिसाइड नहीं करे, सबसे बड़ी पहली बात होता है हाई कोर्ट आने के लिए ये होता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपका मामला तय हो चुका हो।
जी, पहला रास्ता। और दूसरी बात, अगर मामला तय नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, तो हाई कोर्ट से एक आप ऑर्डर ले लीजिए जिसमें एक्सपीडिशियसली डिस्पोजल के लिए ऑर्डर हो जाएगा, मतलब यथाशीघ्र उसको डिसाइड कर दिया जाए, निस्तारित कर दिया जाए 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो वो आपका मामला इस आधार पे आपका जल्दी जल्दी हियरिंग होने लगेगा और जल्दी से तय हो जाएगा। तो जल्दी से तय होगा, अगर आपके पक्ष में हो गया तो सो फार सो गुड, फिर आप यहाँ कैविएट लगा देंगे हाई कोर्ट में कि अगली पार्टी आए तो कम से कम आपको सुना जाए, और नहीं आपके पक्ष में होता है, खिलाफ होता है, तो उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये तरीका होता है, ठीक है जी सर। तो आप सबसे पहले आप वहाँ देख लीजिए पोजीशन क्या चल रहा है, कोर्ट में किस पोजीशन पे चल रहा है जी, और वहाँ के वकीलों को बिल्कुल कुछ मत बताइए कि हम हाई कोर्ट जाना चाहते हैं क्या, नहीं तो तुरंत कहेंगे अरे अभी हमारे पास आ रहे हैं वकील साहब, शनिचर को जाते हैं ना कुछ लोग, जी जी, तो आ रहे हैं, अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, आप जा करके अपना कर लीजिए जी। तो ये सब ध्यान देखते हुए और अपने हिसाब से जो है आप कह दीजिए नहीं अभी हम देखेंगे, तो डायरेक्शन आपको ये मिल सकता है खाली हाई कोर्ट से अभी कि आपका मामला निपटा दिया जाए जल्दी, बस इतना ही आपको मिल सकता है इस समय। वो भी ऑर्डर शीट वहाँ का निकालना पड़ेगा कि देखिए हमारा केस इतने दिनों से लग रहा है और बहुत देर में लगता है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है जी। तो ऐसी दशा में लंबी लंबी तारीख भी लगती होगी जी 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 सर। हाँ, तो इसीलिए तो हाई कोर्ट का जब होता क्या है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर लगे होते हैं जिन केसों में, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले जल्दी जल्दी जजेज जो वहाँ फटाफट निपटाते हैं, और जिसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं लगा होता है उसको ऐसे पड़े रहता है वो मैटर। सर इस मेथड पे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर ले आना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, तो सर इसका खर्च कितना आ जाएगा लगभग? अब खर्च कितना लगेगा? खर्च ज्यादा नहीं लगता है, खर्च तो 4-5 हजार जो भी केस होता है उसमें लगता ही है जी सर, केस फाइल करने में जी, लेकिन बाकी फीस का ही मेन मैटर होता है। तो सर आपकी फीस कितनी बनती है सर वहाँ की? जी फीस तो कह तो रहे हैं, फीस तो हम अब जो लेते हैं पर्सनली, अगर इस छोटे मोटे मैटर का हो तो कम से कम 50,000 का रखता है, लेकिन अब आपका ही मामला तो रहेगा तो फिर देख लेंगे सर। उसमें 50,000 लेते हैं आप, तो फिर पूरा फाइनल करके देते भी तो है। हाँ, पूरा फाइनल। वो तो ऐसा तो होता नहीं है कि हमको आपने 50,000 ले लिया तो फिर 50,000 दीजिए, ऐसा तो होता नहीं। नहीं, इस मैटर में देखिए, इस मैटर में तो हम तुरंत करा के आपको दे देंगे ऑर्डर जी, और वो ऑर्डर तुरंत आपका चला जाएगा। और आपकी अगर प्रॉब्लम पर्सनली रहेगी तो आपको कुछ कम भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है सर, हम देखते हैं, अगर घर वाले से बात करते हैं, अगर घर वाले हमारे तैयार हो जाते हैं तो इस मैटर में आप देख लीजिएगा। मैं भी सर LLB किया हूँ सर, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है मेरा कहीं। अरे भाई, आप रजिस्ट्रेशन करके प्रोफेशन में आ जाइए, आप जो कर रहे हैं उस नौकरी से आपके बेटर रहेगा, ठीक है जी सर जी जी। जो उस नौकरी में, जिस नौकरी में आप भाग रहे हैं ना, रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए, आप कुछ न करिए, बस वहाँ से आप केस इकट्ठा करते रहिए, भेजते रहिए, उससे ज्यादा तो मैं आपको कमवा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। अब सर देखिए, बिना गुरु के ज्ञान और ज्ञान के बगैर बिना सज्जन आदमी नहीं हो सकता। नहीं, देखिए वो आपका सौभाग्य है कि आप हमारे जैसे वकील से आप संपर्क में आ गए, क्योंकि मैं कभी जिला कचहरी के वकीलों के पास नहीं जाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कभी विजिट नहीं किया हूँ, और 22 साल की वकालत हो गई है, ठीक है जी। और उसमें मैं गवर्नमेंट काउंसिल भी रहा, सब कुछ रहा, एडिशनल गवर्नमेंट रहा इलाहाबाद में जी, और इलाहाबाद से फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट किया हूँ लखनऊ हाई कोर्ट में जी जी। हाँ, और यहाँ भी हम अच्छा है, सब ठीक सर। आपका सर सभी अच्छा है, तभी तो सर गूगल एसओ सीरीज हुआ है, इसलिए तो मैं समझ सकता हूँ। वही नंबर 1 उसमें हमारा गूगल लिस्टिंग सर ऐसे सामान्य व्यक्तियों का सर नहीं होता, ना करा ही नहीं पाते सर। कोई आदमी अच्छा सर अच्छी गाड़ी तभी खरीदेगा चलने के लिए जब वो अच्छा पैसा कमाएगा, जो किसी के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो नहीं। अब होता क्या है, जब हम लोग फीस मांग करते हैं तो क्लाइंट को लगता है अरे यार ये तो वकील साहब तो कह रहे थे 15-20 हजार में करा देंगे, अब इतना फीस मांग रहे हैं, कहाँ, वहाँ छोड़िए, हटाइए। अब वहाँ गए, फिर बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं दोबारा ऐसे, तो वो कहते भैया वो इतना कहे थे और अब कह रहे हैं वकील साहब की इतना और ले आओ तब जा करके हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वो कचहरी वाले वकील साहब डायरेक्ट बात करा दिए, आपने पास ले लिया, उसके बाद भटका रहे हैं, डायरेक्ट वकील से भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं हुआ।
तो इस तरह से खैर प्रोफेशन में आप इतना तो समाज में है तो जान ही रहे होंगे। अच्छा सर, नहीं सर, अभी सर जस्ट हम बताएं, जैसे LLB की पढ़ाई कर ही रहे थे तभी पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश में एज ए संविदा कर्मी के तौर पे नौकरी पा गए। फिर सभी लोगों का आदेश हुआ तो ये हुआ कि भाई अब इसके लिए संगठन बनाया जाए, तो हमने कंपनी सेक्शन 8 के NGO के तहत कंपनी वो रजिस्टर्ड करवा दिया संस्था, ताकि हमको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। और फिर आपसे जब हमको आपकी जरूरत पड़ी तो हमने आपसे बात करने की कोशिश किया, तभी तो आप तक पहुंच पाए हैं। हाँ नहीं ठीक है। अब तो सर जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति इस स्टेज तक पहुंचा है आप तक है, तो सर आपसे तो बात करने की केवल सिर्फ 10,000 रुपए वो पर्सनल, वो तो कंसल्टेशन फी हम लोगों की होती है। जी 15,000 लेते हैं। जी वही है कि अब देखते हैं, क्योंकि भाई आप प्रतापगढ़ से और आपकी परिस्थिति देख रहे हैं। जी और उसके बाद आपसे हम कहते नहीं, अब हमारी इतना समय आपने लिया है तो आप जो है हमें फीस कंसल्टेशन फी भेजिए, तो हम समझ रहे हैं आपकी मुश्किल हो जाएंगी, खासतौर पे कोरोना काल में। नहीं सर, अब हम समझ लीजिए सर, हमारे संस्था के लिए सर कोई भी आदमी डोनेशन नहीं कर रहे हैं, कोई भी कर्मचारी। और मैं ये कहता हूँ कि आप कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, तो रोजगार की जब तलाश में है तो बेरोजगार है तो चप्पल मत पहनिए भाई, बेरोजगार है, खाना मत खाइए, बेरोजगार है। अब जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास पैसा नहीं है, कंसल्टेंसी फीस नहीं दे सकता, तो मैं आपसे बात ही क्यों कर रहा हूँ? बात ही ना कर, वही बिल्कुल एकदम जायज बात कर रहा हूँ सर इस संदर्भ में, एकदम सही। हाँ बस यही सोच होनी चाहिए। जब इस टाइप से आप बात करेंगे तब आपको समझ में आएगी। भाई देखिए, आप आए इतना समय हमारे लिए और उसके बाद गए। अच्छा पता चला जैसे सर हाई कोर्ट का जो है, जैसे ये ऑर्डर हो जाता है कि जल्दी जल्दी ये निपटा दिया जाए हमारा मामला। तो अगर यहाँ से सर जो भी होता है फाइनल कर देंगे जल्द से जल्द, चूंकि हमारे पास ऑर्डर पेपर है। बिल्कुल बिल्कुल, उस आधार पे आपके वकील रोज लड़ते रहेंगे, भाई हमारा देखिए आ गया हाई कोर्ट का ऑर्डर है साहब, आप जल्दी से निपटाइए। हाँ, और यदि अगर नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ तो फाइनल रिपोर्ट हाँ नहीं देंगे। भाई जो भी करना हो आर पार करें फटाफट, क्योंकि आपका केस बहुत बढ़िया है और हाई कोर्ट में आएगा तो 1 मिनट में आपके पक्ष में ऑर्डर होगा उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम यदि नहीं हो पाता है तो फिर हम आपके पास दूसरे कंडीशन में चले आते हैं। बिल्कुल, दूसरे कंडीशन में फिर आप आएंगे तो फिर आप जो है फिर फ्रेश फाइल होगा दूसरा केस। तो उसके लिए फिर कितना खर्चा आ जाएगा लगभग सर? फिर वही बार बार आप देखिए, आप हमसे ऐसी बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल मतलब नहीं है उसका। अच्छा सर, जब आप एक बार समझ गए कि हमारी फीस इतनी है, उसके बाद में उसमें जो कम बेसी का गुंजाइश तो बाद में बनेगा ना। ठीक है सर, मेरा नंबर सर आप सेव रखिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ एज ए आपका के तौर पे। वो अलग बात है, आप दोबारा फोन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे वो आपके ऊपर है, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन अब ठीक है, आप एक अच्छे इंसान लग रहे हैं, लेकिन इस वजह से हम आपका नंबर सेव कर ले रहे हैं। जी सर, हम क्या शुभ नाम बताया है? सर हमारा नाम अमन शर्मा है केवल। अमन शर्मा जी, संस्थापक प्रबंधक राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, तो ये दूसरा वाला नंबर भी हमने कॉल किया है, ठीक है, वो भी मेरा ही है, वो व्हाट्सएप नंबर है। हाँ ठीक है सर, हम आपको अच्छा सर हाँ प्रणाम, जैसा होगा। ठीक है, ओके।